हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एडेप्टेशन इन एनिमल्स, कैसे अलग अलग जानवर अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था, एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स पढ़ा था, एम्फीबियंस पढ़ा था और हमने पढ़ा था डेजर्ट रीजन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखें तो याक हो गया, पोलर बियर, वाइट फॉक्स, ये सारे एनिमल्स हो गए जो स्नोई रीजन्स बर्फीले इलाके में रहते हैं। पिक्चर देख सकते हैं आप, ये पिक्चर याक का है, ठीक है। वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, तो जो ये याक है उसका अगर हम बॉडी कलर के बारे में देखें तो इट इज़ सिल्वर या तो वाइट कलर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्नो का कलर होता है वो भी वाइट होता है, ताकि ये अपने एनवायरनमेंट में अगर कोई इसका शिकार करे तो वो इनविजिबल हो जाए। कलर सेम होगा तो वो इनविजिबल दिखाई नहीं देगा शिकार, जो भी इसका शिकार करना चाहेगा, तो इस तरीके से वो अपने आप को बचा सकता है, ठीक है। लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन, अब आप देख सकते हो कि जो इसके हेयर्स है वो कितने थिक है। ऐसा क्यों होता है? ठंडी जगहों में रहते हैं तो ऑब्वियसली इनको भी ठंडी लगती होगी, तो कोल्ड से बचने के लिए इनके जो हेयर्स होते हैं वो थिक होते हैं ताकि उनको वार्म महसूस हो। और आपने ये तो देखा ही होगा कि जो इनके जो ये होता है हेयर होता है, इसका हम स्वेटर बना के पहनते हैं, तो क्योंकि वो वार्म होता है, इस वजह से जो इनके हेयर्स होते हैं, इनके बॉडी हेयर्स होते हैं वो थिक होते हैं। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। मैंने आपको बताया था एरियल एनिमल्स क्या होता है, जो हवा में उड़ते हैं। एग्जाम्पल ईगल ले लो, ठीक है। द स्पिंडल शेप्ड बॉडी मिनिमाइजेज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग, तो जो इनकी बॉडी होती है वो स्पिंडल शेप होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्पिंडल मतलब ये शेप, आगे से भी नोकीला पीछे से भी नोकीला, तो सेम इनका जो शेप होता है वो वैसा ही होता है, ताकि इन जब ज़ोर से ऐसे हवा का मतलब ये ऑब्वियसली आसमान में उड़ते हैं, तो जो इनको आसमान में ये मस्त उड़ सके, इस वजह से इनका जो शेप होता है वो स्पिंडल जैसा होता है। बोन्स आर हॉलो एंड बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स, जो इनके बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं। हॉलो का मतलब होता है खाली, एम्प्टी। और ये जो एम्प्टी होता है, एम्प्टी क्यों होता है? ताकि इसमें हवा भर सके। ये ब्रीथ करते हैं हवा में, तो इनके जो बोन्स में हवा फील होता है, तो ये इजीली उड़ने के टाइम ब्रीथ कर सकते हैं। और जो इनकी बॉडी होती है इट इज़ कवर्ड विथ फेदर्स। अब देख सकते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो फेदर से कवर्ड होती है ताकि वो आसानी से आसमान में उड़ सके, ठीक है। 4 legs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। 4 legs क्या होता है? अब देखो अभी अब डॉग का अगर एग्जाम्पल लोगे तो डॉग्स के लाइक 4 पैर होते हैं, 2 आगे के और 2 पीछे के। जो आगे का पैर होता है उसको हम 4 legs बोलते हैं और जो पीछे के पैर होते हैं उसको हम हिंड लेग्स बोलते हैं। तो जो इनके पास जो लेग्स होते हैं, मतलब जैसे डॉग्स में 4 legs होते हैं, बर्ड में क्या होता है, इनके 4 leg के जगह विंग्स होता है। आप देख सकते हैं इनके पीछे के पैर है, दे हैव हिंड लेग्स, लेकिन जो 4 legs है वो मॉडिफाई किस में हो गए? विंग्स में। ये देखिए, इसको हम विंग्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको हवा में उड़ना रहता है इस वजह से। बॉडी इज लाइट वेट एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग, क्योंकि इनको आसमान में उड़ना रहता है तो इनका बॉडी वेट कैसा होना चाहिए? एकदम हल्का। और आपको पता है फेदर्स आपने देखा होगा तो उसका जो वेट होता है वो बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स आर ऑल्सो लाइट वेट। ये भी उनके ही कैटेगरी में आएंगे। तो जो इनका जो बॉडी होता है वो भी लाइट वेट होता है, क्योंकि कुछ इंसेक्ट होते हैं जो उड़ते भी हैं और चलते भी हैं। जैसे कि ये इंसेक्ट ले लो, दे कैन फ्लाई विथ 2 पेयर ऑफ विंग्स। इनके पास विंग्स भी होते हैं विच इज पेयर ऑफ 2 एंड वॉक विथ 6 स्टिक लाइक लेग। अभी जो इनके 1 2 3 4 5 6 इनके जो लेग्स होते हैं दे आर 6 स्टिक लाइक। देखो ये डंडे जैसा लेग्स दिख रहे हैं इनके, और इनके पास विंग्स भी होते हैं ताकि ये उड़ भी सके और चल भी सके। बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ पैटेजियम। अब पैटेजियम का मतलब क्या होता है? अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन 4 legs एंड हिंड लेग्स। मैंने बताया था 4 legs मतलब फ्रंट के लेग्स और हिंड मतलब बैक लेग्स। तो इधर मैंने एक पिक्चर डाला है, इसमें आप देख सकते हो जो इनका ये बैट है और ये इसको हम पैटेजियम बोलते हैं। पैटेजियम जो इनके विंग्स होते हैं इसकी वजह से ये उड़ते हैं, ठीक है। ये जो होता है इनके 4 legs और हिंड लेग्स के बीच में होता है, ओके। इस वजह से बैट्स कैन फ्लाई।
नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। अभी मैंने आपको बताया था रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो ज़मीन में रेंगते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया। एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजार्ड्स यूज देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग। अभी क्रीप कैसे, मतलब ये रेंग कैसे सकते हैं, ये अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ऐसे करके वो अपने मसल की हेल्प से वो ज़मीन में रेंग सकते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ लिजार्ड, मॉनिटर लिजार्ड्स हैव क्लॉड टोज। अभी हाउस ऑफ लिजार्ड तो अपन को पता है, अपने घर में छिपकलियाँ बहुत सारी रहती है। मॉनिटर लिजार्ड मतलब जो जंगल में पाए जाते हैं, जैसे कि ये लिजार्ड जंगल में पाया जाता है, तो इसको हम मॉनिटर लिजार्ड कहेंगे। और जो इनके पॉज होते हैं, वो मतलब टोज होते हैं, वो क्लॉड होते हैं, ठीक है। स्नेक्स हैव स्केली स्किन, और जो स्नेक्स को जो हमने देखा होगा, ध्यान से देखेंगे तो इनके स्किन पे स्केल्स प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स, ठीक है। आपको कुछ याद आ रहा होगा तो हमने ये चीज़ पढ़ा था, ये इसके बारे में, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के बारे में, कैसे हर्बीवोर्स प्लांट्स खाते हैं और कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो इसी तरीके से फॉरेस्ट में या एनिमल्स में दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक होता है हर्बीवोर्स और एक होता है कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स मैंने जैसे कि आपको बताया, दे ईट प्लांट्स एंड कार्निवोर्स ईट एनिमल्स। तो ये उनका एडेप्टेशन हो गया, एडेप्टेशन ऑफ फूड इन एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। अब ब्लेंडिंग को अगर हम हिंदी में बोले तो हम बोल सकते हैं घुल मिल जाना, सराउंडिंग के साथ घुल मिल जाना, ठीक है। कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजार्ड्स, ग्रास हॉपर गेट कैमोफ्लेज्ड अमॉन्ग ग्रीन लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। तो जो बटरफ्लाइज होते हैं, ग्रास हॉपर्स हो गए, लिजार्ड हो गए, इनकी जो बॉडी का कलर होता है उनको इस तरीके से बनाए ताकि वो एनवायरनमेंट के कलर के साथ अडेप्ट कर ले, मतलब वो घुल मिल जाए। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, उसमें ब्लेंड हो जाना, घुल मिल जाना। जैसे कि सबको पता है चैमेलियन के बारे में, जो रंग बदलता रहता है। तो अगर अभी ये वुड में है तो इसका कलर ब्राउन हो गया, ये इस पे है, स्टेम्स पे है तो इसका कलर ग्रीन हो गया। तो कैमेलियन कैसे अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना रंग बदलता है, इसी को हम बोलते हैं ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। ग्रास हॉपर ले लो, ग्रास हॉपर का कलर कैसा होता है, ग्रीन, मतलब वो आसानी से लीव्स में छुप सकता है या घास में छुप सकता है। Therefore their colors blend with this surroundings। और इस वजह से उनको नेचर ने इसी तरीके से बनाया है ताकि जो उनका कलर हो वो इन्वायरमेंट के साथ मिक्स हो सके। और इसी को तो हम एडेप्टेशन कहते हैं, करेक्ट। मैंने बताया था ना, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करना। तो चैमेलियन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, वो अपने आप को सराउंडिंग हिसाब से चेंज तो करता ही है। तो ये हो गया ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। अब नेक्स्ट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आपके टेक्स्ट बुक में एक साइंटिस्ट है, इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, उनका नाम है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक प्रिंसिपल किया था पब्लिश, विच इज ओनली दोज ऑर्गेनिज्म आर लाइकली टू सर्वाइव विच कैन बेस्ट अडेप्ट देमसेल्फ टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। और इसी थ्योरी को हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो जितना ज़्यादा अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल पाएगा वही ज़िंदा रह पाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लें, अब आज के ज़माने में आप सबके पास आईफोन होगा, ठीक है, पर पहले के ज़माने में हम नोकिया, आपको पता होगा नोकिया छोटा सा फ़ोन होता था, वो हम यूज़ करते थे। लेकिन आज के ज़माने में आपने किसी को वो फ़ोन यूज़ करते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि बदलते वक्त के साथ हमें अपने चीज़ों को अपने हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। इसी तरीके से इस थियोरी को हम बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे कि अगर डियर अपने आप को शेर से बचने के लिए कैसे छुप जाते हैं ग्रास में, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा ना, ही कैन नॉट सर्वाइव अगर वो अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट नहीं करेगा तो एनवायरनमेंट को। तो इसी को हम बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ये दिया था द ग्रेट साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम इंसान क्या हम हर एक जानवर, हर एक प्लांट्स के बारे में आसानी से पढ़ सकेंगे क्या? नहीं, इतने मिलियंस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं कि हर एक का नाम याद करना भी मुश्किल होता है। कुत्ता बिल्ली है तो हमको पता है, लेकिन जो बहुत अभी हमको ऐसे भी कुछ नाम होंगे जो हम पहली बार सुनते होंगे, ऐसे भी कुछ नाम होते हैं एनिमल्स के। तो सब
हर एक एनिमल्स को अगर हमने मस्त कैटेगराइज कर दिया तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम अच्छी तरीके से हर एक एनिमल्स को जान पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। तो इस वजह से डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज्ड डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए गए, इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सारे मतलब एनिमल्स को एनिमल्स के कैटेगरी में डाला, प्लांट्स को प्लांट्स की कैटेगरी में डाला। अच्छा, जैसे ह्यूमंस हो गए, ठीक है, ह्यूमन हम भी तो, हमारा भी तो कैटेगराइज हुआ है, जैसे कि हम एक कास्ट में आते हैं, एक कास्ट सिस्टम में आते हैं, अगेन वो कास्ट में से हम आगे फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू सब कास्ट। इसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स के भी अलग अलग क्लासेस है। तो ये देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। हायरार्की, मैंगो हो गया, ह्यूमन हो गया। अब हमको पता है मैंगो इज़ अ प्लांट, तो उसका किंगडम क्या हो गया, प्लांट है, और ह्यूमन का किंगडम क्या हो गया, एनिमलिया। अब देखो, किंगडम के बाद होता है फाइलम, फाइलम के बाद होता है क्लास, क्लास के बाद होता है ऑर्डर, मतलब कौन से ऑर्डर में है, फिर उसकी फैमिली क्या होगी, फिर उसका जीनस क्या है और उसका स्पीशीज क्या है। इसी को हम बोलेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब हायरार्की मतलब क्या, एक के बाद एक के बाद, जैसे ह्यूमंस में कास्ट होता है, सब कास्ट होता है, फिर उसमें आगे बहुत सारी चीज़ें होती है। इसी तरीके से प्लांट्स को हम किंगडम के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर आता है फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया और स्पीशीज हो गया, ठीक है। लेकिन आपको इसमें से याद रखना होगा ये दो चीज़ें, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जीनस और स्पीशीज। ओके, तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस। तो ये भी इन साइंटिस्ट ने ये टर्म डाला था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अगर हम इसको अपने टर्म में बोले तो बेसिकली नामकरण। जैसे कि हम बॉर्न होते हैं, हमारे मम्मी पापा हमारा नाम हमें कोई नाम देते हैं, जैसे कि मेरा नाम प्रज्ञा है, मुझे नाम दिया गया है। अगर मेरा नाम प्रज्ञा नहीं होता तो आप लोग मुझे पहचान पाते हैं क्या, नहीं। अब ह्यूमंस कितने सारे होते हैं, बराबर, लेकिन क्या हम हर एक को ऐसे बोलते हैं क्या, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, नहीं। वी ऑल हैव अ स्पेसिफिक नेम, कि भाई मेरा नाम प्रज्ञा हो गया, आपका नाम कुछ और हो गया। इसी तरीके से प्लांट्स को, एनिमल्स और प्लांट्स को भी नाम देना बहुत ज़रूरी है। बचपन में हम पढ़ते हैं ना कि ये डॉग है, इसको हम डॉग बोलते हैं, इसको हम कैट बोलते हैं, इसको हम लायन बोलते हैं। हमें बचपन से ही बताया गया है कि इस पर्टिकुलर एनिमल का नाम ये है, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बेसिकली नामकरण। ओके, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म की पहचान उसके नाम से होती है। अब मैं बोलूँगी कि ये भौंकता है, क्या भौंकता है, कौन भौंकता है, भाई डॉग भौंकता है, उसका नाम है डॉग। म्याऊ कौन करता है, बिल्ली, तो उसका नाम है कैट। इसी तरीके से हमने हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम दिया है और उसी को हम बोलेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम हैज़ बीन असाइन्ड टू ईच ऑर्गेनिज्म। अब नेम दो तरीके के होते हैं, एक होगा साइंटिफिक नेम और एक होगा अपना कॉमन नेम। जैसे कि आपके भी दो नाम होंगे, घर पे आपको कुछ और बुलाएंगे और स्कूल में आपको कुछ और बुलाएंगे। सपोज आपका नाम हो गया, आपका मतलब मेरी दोस्त है उसका नाम स्नेहा है, लेकिन घर पे उसको सब चीनू बुलाते हैं, तो चीनू इज़ हर कॉमन नेम और स्नेहा हो गया उसका साइंटिफिक नेम। ऐसे सोच लो आप। इसी तरीके से इधर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मैग्नीफेरा इंडिका। समझ में आपको ये किसका नाम है, नहीं, क्योंकि दिस इज द साइंटिफिक नेम, लेकिन उसका कॉमन नेम बोलेंगे तो फटाक से जान लोगे। पता हो क्या, मैंगो। ये मैंगो का साइंटिफिक नाम है, मैंगो इज़ अ कॉमन नेम और दिस इज़ द साइंटिफिक नेम। तो अब एनिमल्स या प्लांट्स को हम, जैसे कि देखो अभी एक क्लासरूम हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो होता होगा कि आपके क्लासरूम में एक नाम के दो बच्चे होंगे। जैसे कि अभी एक क्लासरूम ले लो, उसमें संध्या नाम की 2 लड़कियां होंगी, ठीक है। टीचर ने एक दिन बुलाया कि भाई संध्या चलो आ जाओ इधर मेरे पास, तो वो दोनों कंफ्यूज है कि किसको बुलाया, मुझे उसको बुलाया या उसको बुलाया। फिर टीचर उनका सरनेम से बुलाएंगे, लाइक पूरा फर्स्ट नेम और सरनेम, तो फिर उनको समझेगा कि हाँ टीचर ने मुझे बुलाया। जैसे ह्यूमंस में भी होता है फर्स्ट नेम एंड द सरनेम, उसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम। फर्स्ट नेम को हम जीनस बोलेंगे और सेकेंड को हम स्पीशीज बोलेंगे। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका का, मैग्नीफेरा इज़ द जीनस विच इज़ द फर्स्ट नेम एंड इंडिका इज़ द सेकेंड नेम। और ये जितने भी नाम हैं ये मैंने नहीं दिए हैं, ना ही आपके टीचर ने,
ये दिया है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये सारे नाम असाइन करते हैं। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन पे आके आपके डाउट पूछ लो, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।